वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज बच्चों सबको पता लग गया होगा आपकी एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। एग्जाम कब कब होना है आप सबको पता है इसके बारे में। बेसिकली 25, 26 और 27 3 दिन आपका एग्जाम होगा। 3 दिनों के अंदर ही जितने भी पोस्ट कोड हैं सारे के सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे। 25, 26 एंड 27 हमारे पास मोस्टली जो एप्लीकेंट हैं, हम जो प्रिपरेशन करा रहे हैं आपको ग्रुप 2 की करा रहे हैं। ग्रुप 2 के साथ साथ कुछ बच्चे हैं जो एसएसओ के हैं, वो 48 ग्रुप है। अब दोनों में आप देखोगे तो बच्चों के बड़े डाउट थे, बड़े क्वेश्चन आते थे कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम तो नहीं होंगे सर, मतलब सेम शिफ्ट में तो नहीं हो सकता, या फिर अलग शिफ्ट में हो बट एग्जाम सेंटर दूर हो। तो डेफिनेटली फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताया कि आप फॉर्म अप्लाई करो। ऐसा नहीं होगा, एग्जाम सेंटर बनेगा तो एक ही बनेगा जहां पे आपका एग्जाम होगा। तो ऐसा ही हुआ, मॉर्निंग इवनिंग में आपके पेपर हैं। तो 48 में अगर एसएसओ के लिए अप्लाई किया है तो बच्चों उसमें भी आप इजीली पेपर दे पाओगे और ग्रुप 2 का भी इजीली पेपर दे पाओगे। तो देखो अब वो टाइम आ गया है जिसको पीक टाइम बोलते हैं। इस पीक टाइम पे पढ़ने वाले बच्चे रिवीजन पे फोकस करते हैं, नहीं पढ़ने वाले बच्चे मैराथन क्लासेस देखते हैं। पढ़ने वाले भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नहीं पढ़ने वाले मैराथन का ये देखते हैं कि शायद इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो शायद हमारा कुछ भला हो जाए। अगर मैराथन क्लास आपको 1 या 2 देखने को मिली तो उनके स्पेशल कमेंट होते हैं, 1 और लाओ, 2 और लाओ, 3 और लाओ, डेली लाओ, हफ्ते तक लाओ, है ना। तो इसीलिए बोला जाता है बच्चों पढ़ने की प्लानिंग पहले करो। एम्स आपको वैसे ही टाइम नहीं देता, उसमें भी अगर आप सीरियस नहीं हो और पेपर के टाइम पे सीरियस हो तो वो टाइम जा चुका है। फिर आप अगले वाली सीआरई की तैयारी करने की सोचोगे, क्योंकि ये तो निकल जाएगा हाथ से। ठीक है, तो अभी आप सबके लिए सजेशन है, जो फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है बच्चा मैराथन क्लास पे फोकस रखे और पुरानी क्लासेस जितनी भी आप कोशिश कर सकते हो रिवाइज कर लो। एक्स्ट्रा आप कुछ मत पढ़ो बिकॉज यू आर न्यू। जो बच्चे पुराने हैं, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, वो क्लासेस ऑलरेडी होपफुली हमें पता है वो रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद उन्हें फोकस करने की जरूरत है मैराथन क्लास पर, अपने रिवीजन पर, अपने बनाए हुए नोट्स पर। साथ के साथ अगर कोई प्लस मेंबर है, हमारे एमसीक्यू प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप एमसीक्यू वो 2 से 3 बार आप रिवाइज करो। एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में आपको, एज इट इज। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन भी चेंज ना हो, ऑप्शन भले ही चेंज हो जाए, आंसर तो चेंज नहीं होने से रहा, आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो एग्जाम डेट आ चुकी है, साथ के साथ सिटी इंटीमेशन की भी हमने अलग से वीडियो डाली है। तो सिटी इंटीमेशन अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है तो बताना, आप लोग मेल कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वैसे आप क्या करना है, लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद माई पेज में आप अपना सिटी देख सकते हो कि आपका पेपर आया कहां पर है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको पता है एम्स कम से कम 3 दिन या 2 दिन पहले ही आपको अलाउ करता है डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, शेड्यूल पोस्ट आपके पोस्ट कोड के हिसाब से दिया हुआ है। पेपर 3 बजे से 6 बजे होगा, सुबह 10 से 11 से होगा या कब होगा, तो वो नोटिस आप चेक कर लें। साइट पर अवेलेबल है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल। तो सीसीएस रूल्स की मैराथन क्लास 3 है। इस क्लास में देखो हम उन बच्चों को भी बता देना चाहते हैं, पेंशन के एक एप्लीकेंट बड़ा सीरियस है पेंशन रूल को लेके कि सर काफी क्वेश्चंस आते हैं, ये प्लीज कराना। तो देखो वो जरूर कराएंगे हम आपको। दूसरी बड़ी बात यह है ऑफिस प्रोसीजर्स। ऑफिस प्रोसीजर्स के लिए हमने पुरानी क्लासों के लिए बोला हुआ है, लेकिन आज की मैराथन क्लास में हम आपको ऑफिस प्रोसीजर्स ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। कुछ क्वेश्चंस हैं डेफिनेटली ऑफिस प्रोसीजर से आपको देखने को मिल जाते हैं, वो पढ़ेंगे। उससे पहले कल की क्लास जो मैराथन 2 हमने कराई, सबसे पहले क्लास स्टार्ट करते टाइम एक न्यूमेरिकल कराया था। उस न्यूमेरिकल में बच्चों, उस बच्चे का स्पेशल थैंक्स है। हम बोलते हैं हर वीडियो में, गलती हमसे भी होती है, तो आप प्लीज हमें सजेस्ट करें, हमें बताएं अगर कुछ गलत हो जाता है तो डेफिनेटली उसको करेक्ट करेंगे। तो कल की वीडियो में क्या हुआ, जो लीव इनकैशमेंट का क्वेश्चन था हमारा, अर्न्ड लीव इनकैशमेंट, तो लीव इनकैशमेंट वाले क्वेश्चन में हमने लीव इनकैशमेंट बना दिया पूरा का पूरा 220 दिन का। ठीक है, लेकिन ये आज तक ना हमने ध्यान दिया, ना कभी किसी बच्चे ने कोई फोकस किया, ऐसा हमारे पास कोई सवाल आया। इस बार सवाल आया तो इस बार बच्चे ने भी फोकस किया है। क्या फोकस किया है कि जब रिजाइन करते हैं ना, रिजाइन,
तो रिजाइन के टाइम पर आपको 220 ईएल इनकेस हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये रूल है। क्या रूल है? हाफ ऑफ ईएल इनकेस होंगी आपकी, और मैक्सिमम कितनी इनकेस होंगी? 150 इनकेस होंगी। तो 220 की हाफ कितनी होती है? 220 डेज की हाफ, दैट इज 110, 110 दिन। अब 52,000 उसमें बेसिक थी, डीए आपका 50% से 26,000 हुआ, दैट इज 78,000। 78,000 रुपए के 110 दिन के हिसाब से आप पैसे निकालो, तो ये 30 दिन के पैसे हैं भाई, ये तो आपको पता ही है, 30 डेज का होता है ये। तो ये कितने हो जाएंगे? 78,000 में 3 गुने करना, और साथ में 10 दिन की सैलरी होगी 78,000 का 1/3, कितना होता है? 26,000। ये जोड़ना, ये आंसर आएगा आपका 2,46,000। तो लीव इनकेसमेंट 2,46,000 मिलेगा, ना कि कल वाले क्वेश्चन में शायद 6,72,000 कुछ आया था हमारा। ठीक है, तो ये रूल है, एज इट इज लिखा हुआ है, जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की है लीव रूल्स की, उसमें मेंशन्ड है, ये साफ साफ लिखा हुआ है लीव इनकेशमेंट के अंदर, कि भाई अगर कोई रिजाइन करता है, अगर वो सुपर एनुएट होता तो 300 दिन का पैसा मिलता। ठीक है, 300 नहीं बनते, 220 बनते तो 220 का मिलता। लेकिन रिजाइन के टाइम पर जितनी ईएल आपकी बची होती है, चाहे 300 ही बची हो, तो आपको मैक्सिमम 150 ही मिल पाएंगे। 200 बची है तो 100 का मिलेगा। ठीक है, 140 ईएल है तो 70 का मिलेगा, हाफ का मिलता है, और 150 से ज्यादा नहीं जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस न्यूमेरिकल को आप प्लीज करेक्ट कर लें, कभी पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से करेक्शन है बच्चों, इस चीज पे फोकस करना। बहुत बहुत थैंक्स उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस क्वेश्चन को अर्ली मॉर्निंग ही बताया था कि इसमें ये गलती है, तो शायद सर ये आंसर हो सकता है। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने भी हमें आंसर यही बताया कि सर 286 लग रहा है मेरे को, 2,86,000 आएगा। ठीक है, तो बच्चे थैंक यू जिन्होंने ये करेक्शन कराई, आप सब लोग ध्यान देना इस बात पे। अब आ जाते हैं अपने फोकस्ड, दैट इज ऑफिस प्रोसीजर पर। देखो, ऑफिस प्रोसीजर हमारी जो पुरानी वीडियोस हैं उसमें जब ऑफिस प्रोसीजर पढ़ाया तो CSMOP 2016 पढ़ा दिया था शायद हमने, लेकिन उसके बाद 2022 भी लेटेस्ट आया हुआ है। ठीक है, तो CSMOP 2022 में आप देखोगे टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स हैं। हर एक चैप्टर में अलग अलग चीजें हैं, किसी में इंट्रोडक्शन है, किसी में डेफिनेशन है, किसी में डाक के बारे में, किसी में फाइल मैनेजमेंट का है, किसी में ड्राफ्टिंग ऑफ कम्युनिकेशन का है, किसी में फाइल नंबरिंग सिस्टम का है, किसी में रिकॉर्ड मैनेजमेंट का है, किसी में डिले चेक्स का है, बाकी सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। तो 16 के 16 चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, और किसी में मिसलेनियस के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, अब क्वेश्चन वाइज आ जाओ आप लोग। CSMOP, तो CSMOP की सबसे पहले तो पता होनी चाहिए फुल फॉर्म, पूछी गई है पेपर में। तो ये होती है बच्चों सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर्स। यही हर जगह फॉलो होते हैं, बनाए सेक्रेटरेट वालों ने हैं, फॉलो सब लोग करते हैं। ठीक है, तो 16th ही एडिशन है इसका जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। और ये लेटेस्ट जो पब्लिश हुआ हम बता चुके हैं, 2022 में पब्लिश हुआ। ठीक है, पब्लिश्ड। पता लग गया आपको CSMOP के बारे में? चल, अब इसके अंदर कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, काम की चीज डिस्कस करने वाले हैं केवल। जब भी ऑफिस प्रोसीजर के मामले में केस वर्ड यूज आए, तो यहां पे केस का मतलब होगा करंट फाइल, करंट फाइल, या कोई रिसीट भी हो सकती है, कोई जो आपके पास आई हो वो भी केस हो सकता है, चिट्ठी जिसको लेटर बोलते हैं। ठीक है, या दोनों कौन कौन से? फाइल और लेटर दोनों मिला के पूरा का पूरा कंबाइंड, उसको बच्चों हम केस बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपका डाक के बारे में, जिसको क्लासिफाइड डाक आपसे पूछा जाता है, क्या होता है क्लासिफाइड डाक।
अब ये डाक देखो क्या है, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं उनको बताने वाली चीज है। आप पोस्ट ऑफिस में जॉब करते हो, पोस्ट ऑफिस में कोई चिट्ठी आई आपके लिए, दूसरे को नहीं देनी, आपके डिपार्टमेंट के लिए आई। एम्स में आप जॉब करोगे, मिनिस्ट्री से कोई लेटर आई आपके पास, तो वो आपके लिए डाक हो जाती है। फिर आप क्या करते हो, कुछ भी करके कोई लेटर बाहर भेजते हो, वो भी आपके लिए डाक होती है। वो डाक डिस्पैच के लिए होती है, और जो आपके पास आती है वो डाक रिसीट के लिए होती है। इसीलिए डाक का मतलब है चिट्ठी या फाइल, जो आपके पास आए या आपके पास से जाए। ठीक है, तो डाक आपको पता लग गया होगा डाक के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो आपको फुल फॉर्म बता ही देते हैं, वैसे तो डाक का बता ही दिया, क्लासिफाइड डाक क्या है। तो ये इसमें लिख देते हैं हम, ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड। ऑल कम्युनिकेशन रिसीव्ड या इशूड इन द डिपार्टमेंट या बाय द डिपार्टमेंट। क्लियर? कोई भी डिपार्टमेंट के अंदर चीज आई हो या गई हो, उसको बोलते हैं आपका डाक। ठीक है, अब जो डाक को डील करता है, डील, उसको बोलते हैं डीलिंग हैंड। क्या बोलते हैं? डीलिंग हैंड। तो ये DH लिखा मिलेगा आपको कहीं पे, तो दैट इज डीलिंग हैंड। डीलिंग हैंड क्या होता है? कोई भी पर्सन जिसको इनिशियली काम करना है, तो कैसे लिखेंगे? इनिशियल फंक्शनरी। फंक्शनरी, इनिशियल फंक्शनरी, जो शुरू में काम करेगा उस पर डीलिंग हैंड बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल फंक्शनरी भी यही होता है, इनिशियल एग्जामिनर भी यही होता है। क्या है, किस लिए आया है, किसको भेजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब यहां से आपको डिपार्टमेंट के बारे में बता देते हैं। तो डिपार्टमेंट है क्या? क्या होता है डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट होता है कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी ऑफिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, कौन से रूल्स हैं? एलोकेशन ऑफ बिजनेस, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 के तहत मेंशन्ड है। इसके तहत मेंशन्ड ऑफिस, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, वही डिपार्टमेंट है। ठीक है, कोई भी चीज। क्लियर हो गया? अब डिपार्टमेंट के लिए, डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड रखने के लिए भी कोई होता है, जिसको DRO बोलते हैं। तो DRO की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो ये हो जाता है बच्चों डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर। क्या होगा ये? डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर, दैट इज DRO। और DRO क्या होता है? DRO होता है ऑफिसर नॉमिनेटेड अंडर PRA, दैट इज पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट। और पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बच्चों कब आया आपका? 1993। कुछ बच्चों की डेट ऑफ बर्थ होगी 1993, याद रखना इस चीज को। डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड ऑफिसर होता है DRO, जिसका काम क्या होता है? वो ऑफिसर नॉमिनेटेड है अंडर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट के तहत 1993। ठीक है, चलो अब जैसे डिपार्टमेंट होता है वैसे डिवीजन भी होता है। डिवीजन क्या होगा? लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे। ठीक है, कोई यूनिट होगी या कोई विंग होगी ऑफ द डिपार्टमेंट, बस उसको कहेंगे डिवीजन। क्लियर है? इजी है। ठीक है, अब डिवीजन के क्या है? डिवीजन में सेक्शंस हो सकते हैं,
डिवीजन में क्या क्या हो सकते हैं? सेक्शंस हो सकते हैं, ब्रांचेज हो सकती हैं। ठीक है। डिवीजन से बड़ा सर्कल होता है, सर्कल से बड़ा डिपार्टमेंट होता है। मतलब अगर हम ऐसे देखें ना, जैसे सेक्शन, ब्रांच, पहले सेक्शन फिर ब्रांच, फिर ब्रांच के बाद आप देखोगे डिवीजन, डिवीजन के बाद आप देखोगे सर्कल, ऑफिस जो इन सब का मेन ऑफिस होता है, इसके बाद आप देखोगे डिपार्टमेंट, इसके बाद आप देखोगे इंस्टीट्यूट, इसके बाद आप देखोगे मिनिस्ट्री, इसके बाद आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से है कुछ। पेपर के काम की चीज नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन है, कितना छोटा हो सकता है। डाक बता दिया, ऐसे एक डायरी वर्ड ही होता है, डायरी। अगर कोई आपसे बोले डायरी नंबर, DIARY नंबर, तो ये क्या है? करस्पॉन्डेंस नंबर है। कोई भी चिट्ठी है बिना किसी नंबर के बाहर जाने से रही, तो एक सीरियल नंबर असाइंड होता है। क्या लिखेंगे? द सीरियल नंबर असाइंड, सीरियल नंबर असाइंड टू अ फाइल या रिसीट। ठीक है, रिसीट में लेटर कुछ भी हो सकता है, तो उसको एक नंबर असाइन कर दिया जाता है। ठीक है, फॉलोड बाय कोड्स टू आइडेंटिफाई द सेक्शन, डिवीजन, डिपार्टमेंट, किसी भी तरह से। अब जैसे देखो, आपको एम्स के पर्पज से बताते हैं, एम्स के पर्पज से। एम्स के अंदर अगर मान लो ऑर्थो डिपार्टमेंट है, ठीक है, ऑर्थोपेडिक्स, इस डिपार्टमेंट के अंदर मान लो कोई नंबर चलता है, तो वो कैसे लिखते होंगे उस नंबर को? वो लिखेंगे एम्स डॉट, ये ऑर्थो, इस तरह से कुछ होगा, फिर यहां पे लिख देंगे 2025, फिर यहां पे लिख देंगे 00092, यानी 92 नंबर 2025 का इनका ऑर्थो डिपार्टमेंट का एम्स के अंदर हो गया डायरी नंबर। ठीक है, ऐसे ही मिनिस्ट्री का कोई होगा, तो मिनिस्ट्री के अंदर एक INI सेक्शन है, तो वो अपना नंबर डालता है INI। लेटर, लेटर है तो फाइल है तो कुछ। ठीक है, तो हर एक नंबर में एक रेफरेंस छिपा होता है। तो डायरी नंबर क्या होता है? सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर असाइन टू अ फाइल या रिसीट फॉलोड बाय कोड टू आइडेंटिफाई द सेक्शन और डिवीजन, उसको बोलते हैं डायरी नंबर। ये आपको क्यों करा रहे हैं मैराथन में? ये आपको इसलिए करा रहे हैं, डेफिनेशन है ये, ऐसे कैसे पूछी जाती है पेपर में, तो आप कर पाओगे। ठीक है, अब ऑफिस मेमोरेंडम के भी तो अपने नंबर होते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम का नंबर होगा, यहाँ पे कुछ डेटेड लिखी होगी, भाई इस डेट को आया ये, 22/7/2017 को ये फलाना फलाना ऑर्डर आया, तो वो ऑफिस मेमोरेंडम का डेट हो जाएगा। ठीक है, चलो, फाइल, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो फाइल होती है कलेक्शन ऑफ पेपर्स ऑन आ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर जो नंबर्स का कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं फाइल। ठीक है, उसमें नंबर भी होगा असाइन उसको, एक से ज्यादा पार्ट्स भी हो सकते हैं उसके। ठीक है, वैसे फाइल के अंदर होता क्या है? सब पार्ट्स। फाइल के जो सब पार्ट्स हैं वो क्या क्या होते हैं? देखो, एक तरफ होगा इसमें नोट्स पोर्शन, एक तरफ होगा इसमें करेस्पॉन्डेंस पोर्शन, करेस्पॉन्डेंस पोर्शन। ठीक है, तीसरे इसमें लास्ट में अपेंडिक्स भी हो सकती है, फॉर्मेट्स जो होते हैं। तो ये सब कंटेंट होता है किसी फाइल के अंदर। ठीक है बच्चों, चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन नोट्स पोर्शन
notes portion of a file, notes portion of a file about making of entries in notes portion of a file about the serial number assigned to each item of correspondence, ठीक है, for its identity। इसको क्या बोलते हैं, एज इट इज पूछा जाता है, इसको बोलते क्या है, इसको डॉकेटिंग बोलते हैं, डॉकेटिंग। ठीक है, अब डॉकेटिंग होती कैसी है, इस तरह से देख लो, ये फाइल खुली हुई है आपके सामने, ये पेजेस हैं इसमें इतने सारे। ठीक है, इन पेजेस पे एक पे पहले पीछे से एक नंबर लिखोगे, 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे। अब हो गया ना हर एक लेटर को या करेस्पॉन्डेंस को एक नंबर नोट। तो जब भी कहीं भी आपकी फाइल की कोई कॉपी जाएगी, उसके ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो क्या होगा, वो एक नंबर आपने असाइन कर दिया। नोट पोर्शन पे भी हो सकता है, करेस्पॉन्डेंस पे भी हो सकता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, उसकी आइडेंटिटी इजी हो जाएगी। तो इसी काम को डॉकेटिंग बोलते हैं। तो सिंपल अगर शब्दों में हम कहें, डॉकेटिंग का मतलब क्या है, नंबर मार्क करना, नंबर मार्क करना पेपर्स पर। चलो हिंदी में भी समझा दी। ठीक है, तो बच्चों इसको बोलेंगे हम लोग डॉकेटिंग। क्लियर हो गया, एज इट इज आएगा ये पेपर में। एक आती है फुल फॉर्म ऑफ PUC, 13वां क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ FR। FR होते फंडामेंटल रूल है, लेकिन फंडामेंटल रूल ऑप्शन में ना हो तो क्या होगा, वो आपको बताएंगे। तो बच्चों PUC होता है पेपर अंडर कंसिडरेशन। इसी को केस बोलते हैं बच्चों। कहते हैं ना केस, केस का मतलब क्या है, कोई चिट्ठी है, कोई लेटर है, कोई PUC है जिसको डील करते हैं, डील करने वाले को डीलिंग हैंड बोलते हैं। तो पेपर अंडर कंसिडरेशन PUC हुआ। FR की जो फुल फॉर्म है वो होगी फ्रेश रिसीट। ठीक है, फ्रेश रिसीट, ताजा ताजा कोई चीज आई है, आपके डिपार्टमेंट में कोई चिट्ठी आई है, वो फ्रेश रिसीट बोला जाता है। ठीक है, चलो वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन कैरी करता है उस केस में। ठीक है, फ्रेश रिसीट क्या करता है, ब्रिंग्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द केस। ठीक है, चल एक फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी IFC। तो IFC होगा आपका इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर। ये काउंटर क्या करता है भाई, ये काउंटर आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट को, किसी भी सिटीजन को, किसी भी पर्सन को, केस के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, स्कीम के बारे में। मतलब कि शॉर्टकट में कहीं तो रिसेप्शन होता है, सारी जानकारियां यहां से लो। ठीक है, चलो एक मिनट वर्ड यूज होता है, मिनट्स भी बोल देते हैं इसको। मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स होते हैं नोट रिकॉर्डेड बाय द, a note recorded by the। अब CSMO पे जाओगे तो वो आपको सचिवालय की लैंग्वेज में बोलेंगे। तो नोट है जो अगर वो बनाया है, ठीक है, किसी मिनिस्टर का, किसी प्रेसिडेंट का, किसी वाइस प्रेसिडेंट का, किसी प्राइम मिनिस्टर का, तो इसको मिनट्स बोलते हैं। तो मिनट्स क्या होते हैं, मिनट्स अ नोट रिकॉर्डेड बाय अ पर्सन
अबाउट ब्रीफ ऑफ द मीटिंग। ठीक है, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग इसको बोला जाता है। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए, इजी है, ज्यादा टफ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है बच्चों, चल a receipt pertains to a specific case is called, इसी को बोलते हैं बच्चों पीयूसी। किसी केस के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है ये, ठीक है, उसी की रिसीट है ये, दैट इज पीयूसी, पेपर अंडर कंसिडरेशन, विच इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ केस। कैसे भी लिखा मिल सकता है, समझ जाना है आपने, यही पीयूसी है। ठीक है जी, चल 17th पे आ जाते हैं। वैसे तो हम आपको बता ही चुके हैं, रिकॉर्ड ऑफ डिस्पैच। जितनी भी चीजें डिस्पैच हुई, ठीक है, पोस्टल नहीं, नॉन पोस्टल रिकॉर्ड, लेटर एटसेट्रा, उसको क्या बोलेंगे भाई? बिना किसी उसके हुई है वो चिट्ठी, इंफॉर्मेशन, वो चीज नहीं गई, तो उसका रिकॉर्ड है वो आपकी एक मैसेंजर बुक में होता है। किस में होता है? मैसेंजर बुक में होता है। तो रिकॉर्ड ऑफ पार्टिकुलर ऑफ डिस्पैच, नॉन पोस्टल रिकॉर्ड्स, लेटर्स, कम्युनिकेशंस, ठीक है, एंड देयर रिसीट बाई द एड्रेसेस, जिसको आपने भेजी उनकी, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को, एक ऑफिसों में एक ऐसी छोटी एक कॉपी होती है, उसको बोलते हैं डाक बुक। यहां से कोई पर्सन जाएगा लेके दूसरे डिपार्टमेंट, अदर डिपार्टमेंट, चिट्ठी देके वो पर्सन वापस आ जाएगा, रिसीविंग ले आएगा उस चीज की, लेटर की नंबर लिख के। तो ये रिसीविंग जो ले आया, इस बुक को ही डाक बुक भी कहते हैं, मैसेंजर बुक भी कहते हैं। तो मैसेंजर बुक में क्या? रिकॉर्ड ऑफ डिस्पैच ऑफ नॉन पोस्टल रिकॉर्ड्स, लेटर्स एंड रिसीट बाय द एड्रेसी, जिसको गया है उसकी रिसीविंग, तो उसको बोलेंगे डाक बुक। क्या बोलेंगे उसको? डाक बुक। डाक बुक भी कह सकते हैं, मैसेंजर बुक भी कह सकते हैं, याद रखना। ठीक है बच्चों, चलो 18th टॉपिक है, क्वेश्चन समझो, टॉपिक समझो, इसकी बात करेंगे। चलो बच्चों, पेपर देने जा रहे हो एम्स का, तो कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, थोड़ा सा ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में पढ़ो। ये आपका मेंशन है ऑफिस प्रोसीजर्स के अंदर। इनको दी जाती है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी होती है स्वायत्तता, आजादी। ठीक है, क्या आजादी दी गई है? टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन, टू डिस्चार्ज देयर functions in accordance with MOA। MOU तो सुना होगा, MOA तो सुना नहीं आपने। तो MOA होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है इसके अंदर? क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर यही होता है कि ये बॉडीज मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन के तहत बनाई जाती हैं,
मिनिस्ट्री के अंदर बनाई जाती है, लेकिन इनको आज़ादी दी जाती है अपना काम करने के लिए। ठीक है, इस्टेब्लिश इनको कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। आपसे पूछा जाए अगर इस्टेब्लिशमेंट कौन करता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट दीज आर नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये ऑटोनोमस बॉडीज हैं, बिकॉज इनको ऑटोनॉमी दी हुई है। ऑटोनॉमी में अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे, पढ़े होंगे। एक आपकी इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी, ये भी आपकी ऑटोनॉमस है। ठीक है, एनआईटीज, बिल्कुल, आईआईटीज, एनआईटीज आपकी ऑटोनॉमस है। एम्स जितने भी हैं ऑटोनॉमस है। पीजीएमईआर चंडीगढ़ ऑटोनॉमस है। निटर के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, चंडीगढ़ में भी हैं, चेन्नई में भी हैं, 4-5 इंस्टीट्यूट हैं इनके, भोपाल भी है निटर, ऑटोनॉमस है। ठीक है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, ऑटोनॉमस है। पीजीआईएमएस है, ऑटोनॉमस है। क्या है? ऑटोनॉमस बॉडीज, खुद को ऑटोनॉमी दी हुई। ठीक है, चलो चलो आपके कंसर्न में मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं होंगे, सेक्रेटेरिएट के नहीं होंगे, बट क्या पता पूछ भी सकते हैं जब सीएसएमओपी आपको पढ़ने को बोलते हैं तो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी आता है, जो प्रिंसिपल एडवाइजर्स होते हैं, मुख्य सलाहकार, प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स भी होते हैं ये लोग, है ना, टू द मिनिस्टर्स, कौन होते हैं ये? तो ये होते हैं सेक्रेटरी लेवल, सेक्रेटरी। और सेक्रेटरी क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस होते हैं। ठीक है, पोस्ट का नाम इनकी सेक्रेटरी रहेगा, बट ये बेसिकली आईएएस होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाता है प्रिंसिपल एडवाइजर टू द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, तो आंसर आएगा सेक्रेटरी। ठीक है, तो सेक्रेटरी ही क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्रीज सेक्रेटरी ही होते हैं, जो आपके डायरेक्ट मिनिस्ट्री से डील करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा जाता है यूपीएससी क्या है? तो यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो संविधान के तहत बनाई जाती है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ठीक है, सीजीएचएस का एक टॉपिक आता है आपके इसमें, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। इसके अंदर जो ऑफिसर्स होते हैं, कुछ भी है, वो क्या है? ये आपकी स्टैचुरी बॉडीज है। ये किस में आती है? स्टैचुरीज बॉडीज के अंदर आती है। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो, अब एक जगह जब आप ये सीएसएमओपीज पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा आपको कि डीएच क्या है। डीएच होते हैं डीलिंग हैंड। ठीक है, और डीलिंग हैंड्स जो सीएसएमओपी में लिखे हुए हैं वो कौन कौन हो सकते हैं? कौन कौन हो सकते हैं? होने को तो एलडीसी भी होता है ना, बट असिस्टेंट जो इनका लेवल होगा वो होगा असिस्टेंट, जिसका आप पेपर दे रहे हो, यूडीसी जिसका ग्रुप 3 वाले बच्चे पेपर दे रहे हैं। तो असिस्टेंट और यूडीसी क्या है आपके? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ डीलिंग हेड्स है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आया है पेपर्स में, पीएसएमएस क्या है? पीएसएमएस तो ये पर्सनल स्टाफ होता है भाई, पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स।
मिनिस्टर्स को मिलते हैं, ऑफिसर्स को मिलते हैं, तो ये उनका पर्सनल स्टाफ होता है। ठीक है। ऑटोनॉमस किससे बनाए जाते हैं? मेमोरेंडा ऑफ एसोसिएशन से बनाए जाती हैं ऑटोनॉमस आपकी बॉडीज। ठीक है। चल, डाक जो होती है, चिट्ठी होती है, उसका क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। ये रिजाइन लिखने वाले हैं हम। रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन इनका कहां पर होता है? वो सीआर में होता है। और सीआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, तो वो होती है बच्चों सेंट्रल रजिस्ट्री। सेंट्रल रजिस्ट्री यही होता है आपका इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर। ठीक है। इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर, जो मेनली जिसको रिसेप्शन हम लोग बोलते थे। ठीक है। जिसको क्या बोला जाता था? अब एक ऑफिसों में चलता है आजकल ई ऑफिस। ई ऑफिस में क्या होता है? फाइल को भेजने की जरूरत नहीं है, अटैचमेंट आप लगाओ और भेज दो, अगले ऑफिसर के पास पहुंच जाएगी ई ऑफिस में ही वो फाइल। तो ई ऑफिस में अब आप, कोई बंदा बुक तो लेके जाता नहीं, मैसेंजर बुक या डाक बुक, तो एक्नॉलेज कैसे करेगा? एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलेगी? ठीक है। रसीद, प्रूफ क्या मिलेगा कि आपने वो फाइल वहां पे भेज दी? तो इसमें एक्नॉलेजमेंट की जरूरत नहीं होती। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे? एक्नॉलेजमेंट इज सेल्फ जनरेटेड। खुद से जनरेट होता है, आप दिखा दोगे हमने भेज दिया, मान लेंगे भेज दिया। ठीक है। उसको कोई झुटला नहीं सकता कि आपने नहीं भेजा है, ये बात याद रखना। चलो, बच्चों 30 मिनट से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है, नॉन स्टॉप आपको पढ़ा रहे हैं। क्लास कैसी लगती है? आप बिल्कुल मैसेज नहीं कर रहे हो। मैराथन क्लास में कुछ बच्चे ज़रूर मैसेज करके बताते हैं कि उनको क्लास कैसी लगी, क्या उनके काम आएगी नहीं आएगी। तो यही चीज़ें हैं जो आप लोग भी कमेंट करके प्लीज़ बताएं, जिससे थोड़ा हौसला मिलेगा। पेपर का टाइम तो कम रह गया है। ठीक है। चलो, अब जीपीएफ है, जैसे लीव के फॉर्म्स हैं, हाउस का जो अलाउंस है जो मिलता है, एचबीए, तो इनके लिए जो फॉर्म्स होते हैं वो कौन से फॉर्म्स होते हैं? क्या उनके लिए नोट्स पोर्शन को डील किया जाता है? तो नहीं, नो नोट्स टू बी रिकॉर्डेड। कोई नोट रिकॉर्ड नहीं किया जाता इनके लिए। मतलब क्या है? जीपीएफ निकालना है, फॉर्म भरो भेज दो। लीव लेनी है, फॉर्म भरो भेज दो। एचबीए लेना है, फॉर्म भरो भेज दो। उसके लिए कोई नोटिंग ड्राफ्टिंग नहीं होती, कोई नोट नहीं चलता। ठीक है। तो इसीलिए इन सबको क्या बोला जाता है? इन सबको बोला जाता है स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। क्या बोला जाता है बच्चों? स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। तो आपसे पूछा जाएगा पेपर में स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या होती है, जिसके लिए कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल में जीपीएफ, लीव्स, एचबीए, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है। चलो, नोट्स से संबंधित अगर कोई सवाल पूछा जाए आपसे, नोट्स, नोट्स कौन से? ये वाले नोट्स नहीं, ग्रीन कलर की शीट है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होती है, पीएसयूज में, ऑटोनॉमस बॉडीज में, उसको नोटिंग पोर्शन बोलते हैं। तो उसी चीज पे कुछ आप लिखोगे तो उसको नोट्स बोलेंगे आप। और नोट्स की गाइडलाइंस क्या है? पेपर में यही पूछे जाती है, गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि नोट शैल बी कंसाइज, पॉइंट टू पॉइंट। फालतू बातें मत करो, किस लिए आया, क्या कराना है, रूल क्या कहता है, वो लिखो और बात खत्म करो। ठीक है। उसके अंदर अगर कोई फॉर्मेट है तो फॉर्मेट आप लोग प्रेस्क्राइब करो, नहीं है तो मत करो। ठीक है। जो भी डीलिंग हैंड है, डीलिंग हैंड,
वो क्या करेगा, फुल साइन करेगा, नेम लिखेगा, डेट लिखेगा, ताकि कल को ये देखा जाए कि किसने साइन किया, नोट्स में क्या था, तो पता लग सके। ऐसा नहीं है कि छोटा सा कोई साइन बनाया और चल भाई 10 साल बाद नहीं पता किसने साइन किया था। तो नाम भी लिखना होता है। नाम लिखने के बाद अब जैसे यहां पे आपने लिख दिया ये, तो नीचे नाम भी लिखो कि मेरा नाम सुमित है। डेट भी लिखो कि भाई आज की डेट में मैं साइन करने वाला हूं, 20 है, 21 है, 19 है, जो भी है। समझ आया? तो नाम भी लिखना होता है, फुल साइन। अब साइन वैसे शॉर्ट तो चलेंगे नहीं, लिखा तो फुल का है, लेकिन ये बात तो कोई नहीं मानता, पर आपको पता होना चाहिए। अगर गाइडलाइंस में पूछा जाता है तो आप यही जवाब दोगे। ठीक है बच्चों, चलो जी। रेफरेंसिंग, बच्चों रेफरेंसिंग और डॉकेटिंग में एक फर्क है। डॉकेटिंग में नंबर लगाए जाते हैं, रेफरेंसिंग में क्या है, जो केस है उस पे तो लिखो भाई पीयूसी, नोट लगा दो। ऐसे इस तरह के नोट आते हैं, फ्लैग आते हैं जो, और उस पे लिख दो पीयूसी। नोट के भी कलर होते हैं, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, ऑरेंज कलर, ब्लू कलर। नोट पता लग जाएगा ये पीयूसी। इसके अंदर कोई फ्रेश रिसीट आई है तो उसको कैसे नोट करना है, एफआर करके। ये भी पेपर में पूछा गया है, ये हमने आपको लिख ही दिया कि जो फ्रेश रिसीट आई है, फ्रेश रिसीट को मार्क कैसे करते हैं, तो एफआर से मार्क करते हैं। ठीक है, अगर एफआर एक से ज्यादा है तो कैसे मार्क करोगे? एफआर जो फ्रेश रिसीट एक से ज्यादा है तो FR1, FR2, ये लिखने का तरीका, FR3, FR4। क्लियर हो गया? तो ये है बच्चों तरीके। अब जो रेफरेंसिंग आपने कर दी, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी केस में, तो अर्जेंसी ग्रेडिंग होती है। अर्जेंसी ग्रेडिंग, आपका ऑफिसर बोलता है कि बहुत अर्जेंट है, इसको भेज दो। तो क्या बहुत अर्जेंट से भी ज्यादा अर्जेंट कोई चीज होती है? तो अर्जेंट वाली 3 चीजें आपको बताएंगे बस। इमीडिएट, अब देखो ऐसा लगा कि ये सबसे ज्यादा अर्जेंट है। प्रायोरिटी, ये ऐसा लग रहा है ये प्रायोरिटी पे, ये लिखा होगा टॉप प्रायोरिटी। अब बताओ इसमें से कौन सा सबसे ज्यादा अर्जेंट है, बताओ। तो ये अर्जेंसी ग्रेडिंग्स है। क्या है बच्चों? ये अर्जेंसी ग्रेडिंग्स है। ये होता है अभी सबसे ज्यादा अर्जेंट यही है, ये काम है प्रायोरिटी पे करो, ये है टॉप प्रायोरिटी पे करो। बट इमीडिएट तो तुरंत ही होता है। तो ये अर्जेंसी ग्रेडिंग में आपसे यही पूछा जाएगा कौन सी अर्जेंसी ग्रेडिंग होती है। 3 तरह की, इमीडिएट, प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी। बस इससे ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं जाना आप लोगों को। ठीक है बच्चों, इससे ज्यादा क्या है, कंफ्यूजन में बिल्कुल नहीं जाना। अर्जेंसी ग्रेडिंग। नेक्स्ट टॉपिक पे इतने सारे क्वेश्चंस कराए, आपको बेसिक बेसिक सारा रिव्यू दे दिया आज हमने ऑफिस प्रोसीजर का। अब अगर कुछ सवाल आप कहोगे, कौन कौन से सवाल आते हैं, आए हैं, तो वो डिस्कस करने वाले हैं अभी। ठीक है जी, चलो ठीक है। वो क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो एक मिनट, इसका कलर 1 मिनट चेंज कर लेते हैं। ये लो, तो ये हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ के साथ में आंसर्स। किसके लिए रहेंगे? ऑफिस प्रोसीजर के लिए। ठीक है बच्चों, ऑफिस प्रोसीजर्स। चलो देखो, पहला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी ग्रेडिंग अर्जेंसी ग्रेडिंग की नहीं होती, कोई लेटर भेजना है और वो अर्जेंसी ग्रेडिंग नहीं है, पूछा गया सवाल है ये, अर्जेंसी ग्रेडिंग नहीं है, तो देखो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन में आपसे पूछ सकता है वो इमीडिएट। ठीक है, इमीडिएट के साथ में वो कह सकता है कि प्रायोरिटी,
ये कह सकता है टॉप प्रायोरिटी। तो ये सारे सारे तो अर्जेंसी ग्रेडिंग है, बट अगर वो कह देता है सीक्रेट या प्राइवेट, ठीक है, जैसे लिखा होता है ना कि ये सीक्रेट लेटर है, तो जो सीक्रेट है वो अर्जेंसी ग्रेडिंग नहीं है। तो इसका आंसर यहां पे यही आ जाएगा कि भाई जो सीक्रेट है वो कोई अर्जेंसी की ग्रेडिंग नहीं होती है। क्लियर? कोई फाइल है, उसको बल्कि कब घोषित कर सकते हैं? बल्कि कि अब ये फाइल ज्यादा हो गई है, जब उसके अंदर जो पेजेस हैं वो कितने से ज्यादा हो जाए? 300 से ज्यादा। तो 300 पेजों पर वो बल्कि हो जाती है, और बल्कि होने के बाद उसके वॉल्यूम्स बना दिए जाते हैं, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 1, साथ में लिख दिया जाएगा 1 से 300 पेज तक, 300 से फलाने पेज तक। ठीक है? तो किसी डॉक्यूमेंट को अगर बल्कि बोलना है तो कब बोलना है? जब वो 300 से ज्यादा हो जाता है तो उसको हम बल्कि कह सकते हैं। ठीक है? नोट का कई बार सवाल पूछा गया है, नोट क्या है? लिखेंगे नहीं, केवल बताएंगे आपको। तो नोट का मतलब होता है कि ऐसा रिमार्क है किसी केस पर जो उसके डिस्पोजल के लिए जरूरी है। तो नोट क्या है? केस के डिस्पोजल के लिए अप्रूवल या डिसीजन तक फॉलो होता है। जब उस चीज पर डिसीजन हो गया तो आपको कोई परमिशन लेनी है, परमिशन दे दी, कोई आपको फॉर्मेट लेना है, फॉर्मेट दे दिया, पासपोर्ट के लिए एनओसी लेनी है, एनओसी दे दी, तो वो कब तक काम करता है? नोट्स तब तक काम करता है जब तक किसी चीज की अप्रूवल लेनी होती है। तो नोट इज अ कम्युनिकेशन, सॉरी, नोट इज अ रिमार्क, note is a remark which is recorded on a note, which recorded on a case for its disposal and approval to take further necessary action। तब तक के लिए वो नोट चलाया जाता है। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ई ऑफिस पढ़ाया थोड़ी देर पहले, तो ई ऑफिस में कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती? कौन सी इंफॉर्मेशन शेयर, कट लगा दिया, नहीं की जाती? बताओ कौन सी इंफॉर्मेशन है जो ई ऑफिस के अंदर शेयर नहीं की जाती? तो बच्चों, ई ऑफिस के अंदर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, क्लासिफाइड क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस हैं, रिपीटेड केसेस हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो सब शेयर होते हैं। डिपार्टमेंटल कोई चीजें हैं वो शेयर होंगी, लेकिन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाती। आपने इतना याद रखना है। ठीक है? एक बहुत ही ई ऑफिस से संबंधित सवाल बता रहे हैं, डीएससी की फुल फॉर्म, डीएससी की फुल फॉर्म बताओ। डीएससी की फुल फॉर्म, तो डीएससी की फुल फॉर्म होती है बच्चों डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं डीएससी। पूछा गया सवाल है, इसलिए आपसे भी पूछ लिया। चल, 6th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आगे उसको देख लेते हैं। ई ऑफिस के अंदर ई फाइल होती है, ऑनलाइन फाइल। तो ऑनलाइन फाइल में अगर कोई रफ नोट बनाया जाता है, रफ नोट, ई फाइल में अगर नोट है, तो नोट तो आपको पता है ग्रीन कलर में होता है, लेकिन अगर कोई रफ नोट बनाया गया है कि उसके बाद नोट बनाया जाएगा, रफ नोट, तो उसका कलर क्या होता है? रफ नोट का कलर, तो रफ नोट का कलर वहां पे येलो होता है, याद रखना बस। जब वो ग्रीनिश हो गया, ग्रीन नोट हो गया, तो समझ लो वो नोट बन चुका। येलो नोट है तो अभी तक वो किस पे है? आपका काम होना है उस पे। ठीक है?
एक जो ऑनलाइन फाइल्स होती है वहां पे एक वीपीएन वर्ड होता है, नेटवर्क होता है ये, तो वीपीएन की फुल फॉर्म आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है बट वर्चुअल होता है, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की फुल फॉर्म है वीपीएन। ठीक है, तो वीपीएन ऑफिसर्स को दिया जाता है, कम से कम डेप्यूटी सेक्रेटरी की रैंक होनी चाहिए मिनिमम इसके लिए, तो वो एक प्राइवेट नेटवर्क हो जाता है। ठीक है, तो वीपीएन टू ऑफिसर्स होल्डिंग मिनिमम रैंक ऑफ डेप्यूटी सेक्रेटरी, ठीक है, उनको है जो ये वीपीएन दिया जाता है। चल, एक सवाल और है, पेपर में पूछा गया सवाल है कि अगर आपने क्विकर डिसीजन लेना है, क्विकर डिसीजन लेने के लिए, क्विकर डिसीजन है किसी फाइल पे क्विकर डिसीजन लेना है, तो एक तो ये है कि वो कम से कम 15 जगह, 15 डीलिंग हैंड्स, 15 ऑफिसर्स के अंडर जाए तो क्विकर डिसीजन लोगे। एक ये है कि क्विकर डिसीजन के लिए कितने चैनल्स होने चाहिए, चैनल्स, तो क्विकर डिसीजन लेना है तो 4 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 4 से ज्यादा डीलिंग हैंड होगा, कोई आपका असिस्टेंट होगा, कोई आपका एओ सीनियर एओ होगा, उसके बाद कोई एचओडी होगा या डायरेक्टर होगा, इस तरह से एक ऑप्शन होना चाहिए अगर क्विकर डिसीजन लेना ही है तो। ठीक है बच्चों, चल, नो नोटिंग केस, भाई नोट ही नहीं बनाना, तो ऐसे केसों को बोलते हैं तात्कालिक, अल्पकालिक कहते हैं उनको, एफर्मल, क्या बोलते हैं, एफ एफेमरल, EPHEMERAL केसेस। इन केसेस का निपटारा कब होता है, इसमें कोई केस नोट ही नहीं बनाना, तो इनका निपटारा कब होगा, तो इनका निपटारा एवरी दिसंबर होता है, तो एवरी दिसंबर, ये ऑफिशियल है, एवरी दिसंबर कब होता है, 31 दिसंबर को। ऐसे केसेस का जिनके कोई नोट्स नहीं है उनका निपटारा किया जाता है, उनको बोलते हैं एफेमरल केसेस। ठीक है, चल, ये क्वेश्चन देखो हम दोबारा आपसे पूछते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टैंडर्ड पूछा भी गया सवाल है, सारे पूछे गए सवाल है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट। देखो इस क्लास की पीडीएफ केवल हमारे प्लस मेंबर्स के लिए अवेलेबल होगी, प्लस मेंबर्स के लिए जाना है तो ऑफर है, अभी टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि किस तरह से आप हमें प्लस मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं एम सीआरई के डब्ल्यू और असिस्टेंट एग्जाम के लिए। तो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट की अगर बात करते हैं तो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में कौन कौन से केसेस आते हैं, वो केसेस आते हैं जो रूटीन केसेस हैं, रूटीन, लेकिन हमने आपको पढ़ाया था रिपीटेड केसेस, रिपीटेड केसेस, रिपीटेड जो बार बार रिपीट होते हैं, तो रूटीन कहो या रिपीटेड कहो दोनों आप याद रख सकते हैं। ठीक है, रूटीन वाले जो केस हैं, रिपीटेड जो केस हैं, उनके लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट बनी होती है, उसके लिए नोट चलाने की जरूरत दोस्तों नहीं पड़ती। ठीक है, चलो, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, एफआर क्या है, पीयूसी क्या है, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म हमेशा काम आएगी आपकी। फ्रेश रिसीट बोलते हैं इसको, बोलते हैं पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, एक सीआर होता है सेंट्रल रजिस्ट्री, एक इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर होता है आईएफसी, उसको इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन काउंटर बोलते हैं। चलो, अब ये आता है नोटिंग को किस पेपर पे बनाया जाना चाहिए। अब आप कंफ्यूज हो गए, लास्ट क्वेश्चन है, नोटिंग का पेपर, क्वेश्चन है A4, लीगल, ग्रीन शीट या एनी कलर।
वैसे शीट को अगर आप देखोगे आपको लीगल लगेगी, लेकिन आप लीगल नहीं बोल सकते, क्योंकि लीगल बोलने पे तो आपको कोई व्हाइट पेपर ला के दे देगा, तो A4 भी नहीं होगा, लीगल भी नहीं होगा, ग्रीन शीट ही बोलना पड़ेगा आपको। ग्रीन शीट का मतलब ही नोटिंग होता है, तो नोटिंग के पेपर का कलर कोई पूछे तो ग्रीन है, और अगर नोटिंग का पेपर पूछे तो कौन सा है, ग्रीन शीट होता है। ठीक है। तो बच्चों आज की ये मैराथन क्लास थी जिसमें पॉसिबली जितने भी ऑफिस प्रोसीजर के क्वेश्चन है हमने आपको कराए। एक इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से हम देंगे कि देखो एग्जाम आपका 26 को है, तो 24 क्या है आपका, अगस्त, 24 अगस्त को लास्ट महा मैराथन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसमें पॉसिबली है 100 से 200 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज हम आपको करवाएंगे इसी चैनल पर। ठीक है। लास्ट टाइम आपको 100 क्वेश्चंस कराए थे, काफी क्वेश्चंस आए उनमें से, तो इस बार हम 100 से 200 क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं। पुरानी क्लासेस 5-6 दिन है आपके पास, सारी की सारी रिवाइज कर लो। मैराथन क्लासेस है, सारी की सारी रिवाइज कर लो, बाकी आगे की इंफॉर्मेशन आपको आगे देते रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।